हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था सिलिकॉन्स एंड फोस्फाजेंस। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया सिलिकॉन्स क्या होते हैं, इनका नोमेनक्लेचर कैसे हम इनकी नेमिंग कर सकते हैं, इसके साथ ही सिलिकॉन्स के प्रेपरेशन मेथड्स एंड सिलिकॉन पॉलीमर्स के नेचर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं, ये हमने स्टडी किया प्रीवियस लेक्चर में। आज के लेक्चर में हम सिलिकॉन्स के बारे में और भी स्टडी करेंगे। उन कुछ टॉपिक्स में से फर्स्ट टॉपिक है हमारा इक्विलिब्रेशन एंड रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन ऑफ साइक्लोसिलोक्सेन्स। अब साइक्लोसिलोक्सेन्स क्या होते हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर अटेंड किया था उनको पता होगा। मैंने आपको बताया था सिलोक्सेन्स जो हैं वो साइक्लिक फॉर्म में भी मिल सकते हैं, लीनियर फॉर्म में भी और क्रॉस लिंक्ड फॉर्म में भी। ठीक है, तो साइक्लोसिलोक्सेन फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमारा साइक्लिक टेट्रामर है, साइक्लिक टेट्रामर साइक्लोसिलोक्सेन के एग्जाम्पल है ये। अब देखो इक्विलिब्रेशन या रिंग ओपनिंग पॉलीमराइजेशन का क्या मतलब है। रिंग ओपनिंग साफ साफ लिखा हुआ है, रिंग ओपनिंग। ये क्या है, रिंग है, साइक्लिक सिलोक्सेन है। रिंग ओपनिंग मीन्स रिंग ओपन होगी। रिंग कैसे ओपन होएगी, बॉन्ड ब्रेक होके। ठीक है, तो बॉन्ड ब्रेक होगा तो लीनियर फॉर्म बन जाएगी। तो साइक्लिक से लीनियर फॉर्म बन रही है, ठीक है, लीनियर। अब यहाँ पे इक्विलिब्रेशन भी एक वर्ड लिखा हुआ है, इक्विलिब्रेशन मीन्स सिंपली इक्विलिब्रियम। ठीक है, मीन्स यहाँ पर इक्विलिब्रियम लाई करेगा, लीनियर से फिर साइक्लिक फॉर्म बन जाएगी। तो अब साइक्लिक से लीनियर फॉर्म बन रही है तो क्या हो रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं। लीनियर से साइक्लिक बन रही है तो बॉन्ड दोबारा से बन रहे हैं। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, इक्विलिब्रेशन क्या होता है। तो हम इसको कह सकते हैं दिस इज द process of simultaneous cleavage and reformation of सिलोक्सेन बॉन्ड्स। कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे, ये बॉन्ड जो रिंग में प्रेजेंट है, और रिंग में जो प्रेजेंट है बॉन्ड वो है सिलोक्सेन बॉन्ड्स। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे इज कॉल्ड इक्विलिब्रेशन, या फिर हम इसको कह सकते हैं इक्विलिब्रियम, ऑल्सो नोन एज इक्विलिब्रियम ऑफ साइक्लोपोलीसिलोक्सेन्स। ठीक है, तो सिंपली देखो ये जो प्रोसेस है कैसे होता है। एसिड या बेस कैटालाइज्ड होता है ये। एसिड या बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं लीनियर या फिर साइक्लिक सिलोक्सेन को, ठीक है, और साथ में अगर हीट कर देते हैं तो इस रिएक्शन की स्पीड जो है वो रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन वो फास्ट हो जाती है। तो हम इनको हीट भी कर सकते हैं। तो एसिड और बेस कैटालाइज हो सकती हैं। तो फर्स्ट केस हम ले लेते हैं, सपोज एसिड की प्रेजेंस में ले लेते हैं। एसिड एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है। एसिड हमने ले लिया HA, कोई भी, सपोज हेलोजन एसिड भी हो सकता है। तो इसको आपको क्या करना है, इसको 2 पार्ट में ब्रेक करना है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। H पॉजिटिव प्रोटॉन की फॉर्म में हो जाएगा, A नेगेटिव की फॉर्म में। अब ऑक्सीजन, सपोज ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ से ये जो पॉजिटिव पार्ट है इसका इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है ऑक्सीजन पे। ठीक है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ऑफ लेविस एसिड प्रोटोन ऑन ऑक्सीजन एटम। ठीक है, तो ये तो अटैच हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, OH ग्रुप बन जाएगा ये। अब नेगेटिव पार्ट, अब आप इनमें से कोई सा भी बॉन्ड ब्रेक कर सकते हो। अब ये ऑक्सीजन का ये इसके साथ अटैचमेंट हो रही, तो आप ये ब्रेक कर दो चाहे ये ब्रेक कर दो। सपोज मैंने ये बॉन्ड जो है ब्रेक कर दिया तो ये जो है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, तो ये जो है इसके साथ अटैच हो जाएगा। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, सिलिकॉन मिथाइल मिथाइल। सपोज आप ए जो है ये अटैच हुआ सिलिकॉन के साथ, हमने लिख दिया ये यहाँ पर। ठीक है, अब फर्दर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, further silicone, then methyl,
देन मिथाइल। ऐसे हम पूरी चेन को लिख सकते हैं। 4 सिलिकॉन एटम जो है 4 यूनिट है कम्प्लीटली, बट ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए हम 3 यूनिट्स को कंबाइन करके इस तरह से ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, 4th यूनिट के साथ जो प्रोटॉन की अटैचमेंट हुई है, ऑक्सीजन अटैच्ड है और इसके साथ प्रोटॉन अटैच हो गया है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पर ए जो है ये हेलोजन भी हो सकता है। अब फर्दर हम क्या करेंगे, इसका हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इन रिएक्शंस में इक्विलिब्रेशन के सारे स्टेप रिवर्सिबल होंगे। ठीक है, H2 हमने ऐड कर दिया। अब वाटर को भी हम किस तरह से लिख सकते हैं, H+ NOH नेगेटिव लिख सकते हैं इस तरह से। तो H पॉजिटिव और ये A नेगेटिव, ठीक है, ये कंबाइन होके एलिमिनेट हो जाएगा HA और OH जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो ये क्या बन गया, सिलिकॉन मिथाइल। अब यहाँ पर OH लग गया है तो ये क्या है हमारी, हम चारों यूनिट को इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं OHO, इस तरह से इसको थोड़ी डिस्टेंस पे लिख देंगे और ये बन गया हमारा वापस से। अब देखो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था, जब तक OH ग्रुप प्रेजेंट है चेन जो है ग्रो कर सकती है, जितना हम चाहेंगे उतनी इसमें यूनिट्स ऐड कर सकते हैं, तब तक चेन ग्रो करती रहेगी। ठीक है, तो अब इसमें फर्दर आप कोई भी सिलोक्सेन ऐड कर सकते हो, फिर फर्दर ऐड कर सकते हो, फिर ऐड कर सकते हो, जब तक कि हम इसको ब्लॉक नहीं कर दें OH ग्रुप को, तब तक ये जो है चेन ग्रो करती जाएगी। अब ये जो एडिशन है आप यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद भी हाइड्रोलिसिस स्टेप करवा सकते हैं। ऐसे ही अब देखो बेस कैटालाइज्ड भी हो सकती है ये रिएक्शन। बेस कैटालाइज्ड अगर होगी तो क्या होगा, यहाँ पर बेस प्रेजेंट होगा। अगर मैं इसी में दिखा दूँ या फिर सिंपली आप साइक्लिक टेट्रामर को इस तरह से भी शो कर सकते हैं 4। अब देखो यहाँ पर हमने एसिड लिया था, यहाँ पर हम बेस ले लेंगे, जैसे KOH ले लिया। सेम वही चीज़ है, इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है, K पॉजिटिव पोटाशियम है, पोटाशियम आयन, और नेगेटिव पार्ट OH है। तो सेम ऐसे ही ऑक्सीजन के साथ अटैच होगा पॉजिटिव पार्ट और सिलिकॉन के साथ अटैच होगा नेगेटिव पार्ट। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सेम है बिल्कुल, कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है, बस यहाँ पर बेस है और यहाँ पर एसिड है। नेगेटिव पार्ट क्या है, OH, मिथाइल मिथाइल O, इसके साथ क्या अटैच होगा, K। ठीक है, ये हमारी 3 यूनिट्स। अब फर्दर क्या होगा, इसमें आप और ऐड कर सकते हो। सपोज़ जो मैंने यहाँ पर बताया हम इस स्टेप में भी कर सकते हैं, जैसे इसमें हम एक और साइक्लिक टेट्रामर जो है वो ऐड कर देते हैं, मिथाइल। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये 4 यूनिट और ऐड हुई, 3 थी यहाँ पे, तो टोटल कितनी हो जाएंगी, 7 SiO मिथाइल मिथाइल OH, ये होगी 7 और फिर ये ग्रुप हमारा मिथाइल मिथाइल O नेगेटिव K पॉजिटिव। तो इस तरह से आप फर्दर कितने भी इसमें सिलोक्सेन ग्रुप जो है ऐड कर सकते हो, और जितनी लेंथ हमें चाहिए वो है आप इसमें ऐड करते जाओगे और हम बना सकते हैं पॉलीमर, जितनी भी रिक्वायर्ड लेंथ का होगा वो पॉलीमर। अब इसके साथ एक तो मैंने आपको बताया कि हीटिंग का जो है टेम्परेचर का इसके रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन पे इफेक्ट पड़ता है, इंक्रीज होता है विद टेम्परेचर। इसके साथ ही स्ट्रेन जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर में स्ट्रेन कितना है, स्ट्रेन जितना ज़्यादा होगा क्या होगा, बॉन्ड उतना इजीली ब्रेक होंगे, तो इक्विलिब्रेशन जो है वो उतना ज़्यादा इजीली होगा, उसका पॉलीमराइजेशन उतना ज़्यादा इजीली होगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम टेट्रामर के साथ हेक्सामर को कंपेयर करें, हेक्सामर में क्या होगा, स्ट्रेन थोड़ा ज़्यादा होगा, तो उसका पॉलीमराइजेशन जो है, इक्विलिब्रेशन जो है वो और भी इजीली होगा इन कंपैरिजन टू टेट्रामर। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सिलिकॉन्स में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस कर सकते हैं अबाउट देयर थर्मल स्टेबिलिटी।
थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल वर्ड आ रहा है मीन्स हीट से रिलेटेड है, ठीक है। टेम्परेचर, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी काफ़ी हाई होती है, ये 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तक स्टेबल रहेंगे टुवर्ड्स हीट, ठीक है। और एक और टेम्परेचर होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर, इसको हम TG से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू भी इनके लिए लो होती है। और ये जो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर है ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल। अब इनका ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर लो होता है, इसका मतलब क्या है, सपोज मान लो, मुझे नहीं पता कितना होता है इनके लिए वैल्यू, बट सपोज 15 डिग्री सेल्सियस है, तो बिलो 15 डिग्री सेल्सियस ये क्या होंगी, रिजिड होंगी, और अबव 15 डिग्री सेल्सियस ये जो है क्वासी लिक्विड होंगी। क्या होंगी, क्वासी लिक्विड, मीन्स रबड़ के जैसे, इलास्टोमर्स बोल सकते हैं हम इनको। तो ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या होता है, वो टेम्परेचर जो हमें फ्लेक्सिबिलिटी बताता है मटेरियल की, मटेरियल कितना फ्लेक्सिबल है। जितना ज़्यादा लो होगा इसकी वैल्यू उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी, क्योंकि इससे लोअर टेम्परेचर वैल्यू पे क्या होगा, मटेरियल रिजिड हो जाएगा, और अबव दिस टेम्परेचर क्या होगा, फ्लेक्सिबल होगा। अब सेकंड प्रॉपर्टी हम डिस्कस करते हैं अबाउट केमिकल स्टेबिलिटी। केमिकल स्टेबिलिटी, तो केमिकली क्या है, ये लगभग इनर्ट होते हैं, बहुत कम रिएक्टिव होते हैं अगर हम रूम टेम्परेचर पे बात करें, एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे वीक एसिड्स, वीक बेसिस या फिर साल्ट सॉल्यूशंस होते हैं, वाटर है, इनका इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन जो है वो भी इनको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकती है रूम टेम्परेचर पे, बट हायर टेम्परेचर पे जो है ऑक्सीडाइज कर सकती है, ठीक है। इसके अलावा स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें हम, वो भी क्या है, हायर टेम्परेचर पे इनको डीपॉलीमराइज कर सकते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड्स हैं जैसे हमारे पास हैं। और इसके साथ कुछ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सोल्ट्स भी होते हैं, जो इनमें सिलोक्सिन बॉन्ड होता है या सिलिकॉन कार्बन बॉन्ड जो R ग्रुप के साथ है उसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम ले सकते हैं इसकी, ऑक्सीडेशन रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, रूम टेम्परेचर पे ऑक्सीडेशन नहीं होती है, रेजिस्टेंट टू ऑक्सीडेशन, या फिर सिंपली कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी, ऑक्सीडेशन स्टेबिलिटी। और इसके साथ साथ इनकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये एज इंसुलेटर भी यूज़ होते हैं, एज इंसुलेटर्स यूज़ होते हैं। दीज आर ऑल्सो वाटर रिपेलेंट, ठीक है। वाटर रिपेलेंट क्यों होते हैं, हमारे पास सिलोक्सिन जो हैं इनके ऊपर क्या है, R ग्रुप अटैच्ड है। R ग्रुप क्या होता है, ऑर्गेनिक ग्रुप, ठीक है। और ऑर्गेनिक पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक इन नेचर होता है। तो सिलिकॉन एटम जो है वो कवर हो रहा है ऑर्गेनिक ग्रुप से, और जिनका नेचर हाइड्रोफोबिक होता है, इस वजह से क्या होते हैं, वाटर रिपेलेंट होते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस कर सकते हैं इनकी जो विस्कोसिटी है उसके बारे में। अगर हम बात करें तो ये लो टेम्परेचर पे भी बहुत ज़्यादा विस्कस नहीं होते हैं, मीन्स रिजिड नहीं होंगे, या फिर हम इनको इजीली यूज़ कर सकते हैं लोअर टेम्परेचर पे भी, एट लोअर टेम्परेचर डोंट बिकम टू विस्कस। जैसे अगर आप ऑर्गेनिक ऑयल्स के बारे में स्टडी करोगे तो ऑर्गेनिक ऑयल्स जो हैं, हाइड्रोकार्बन ऑयल्स, वो जो हैं लोअर टेम्परेचर पे बहुत ज़्यादा विस्कस हो जाते हैं, ठीक है। और इनकी तो थर्मली भी ये काफ़ी स्टेबल हैं, तो हाई टेम्परेचर पे भी हम इनको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो है इनकी नॉन स्टिक की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, नॉन स्टिक एंड एंटी फोमिंग प्रॉपर्टीज़, नॉन स्टिक एंड एंटी फोमिंग प्रॉपर्टीज़। इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है इनकी कि ये परमिएबल होते हैं, परमिएबल टू ऑक्सीजन, परमिएबल टू ऑक्सीजन। और इस वजह से इनको हम यूज़ कर सकते हैं, यूज्ड इन कॉन्टैक्ट लेंसेज, जो हम आइज़ में यूज़ करते हैं कॉन्टैक्ट लेंसेज। सिलिकॉन जिसमें यूज़ हो रहा है कॉन्टैक्ट लेंसेज में, अगर हम ऐसे कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी नहीं होती हमारी आइज़ में, ठीक है।
तो इस वजह से, क्योंकि ये ऑक्सीजन के लिए परमिएबल होते हैं, परमिएबल का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को ये इनके अंदर से पास कर सकते हैं, पास होने की परमिशन देते हैं। ठीक है, इसके साथ वन मोर प्रॉपर्टी होती है हाई स्प्रेडेबिलिटी। स्प्रेडेबिलिटी मीन्स जैसे एज ए पेंट या पेंट्स में यूज़ हो सकते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक मटेरियल पे इजीली स्प्रेड हो जाते हैं, एक्सेप्ट फ्लोरोपॉलीमर्स। फ्लोरोपॉलीमर्स में इनकी स्प्रेडेबिलिटी जो है कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट है इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनमें जो सिलोक्सेन बॉन्ड होता है वो भी ब्रेक कर सकते हैं हम बाय यूजिंग सम ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड्स लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, एल्काइल लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। फर्दर बॉन्ड क्लीवेज के बाद हम उनका एल्कोहलाइसिस और हाइड्रोलिसिस करके उनको एल्कोहल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, देखो जैसे ये हमारे पास सिलोक्सेन पॉलीमर है, ठीक है, सिलोक्सेन है, तो हमने इसकी रिएक्शन करवाई RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। जो हमने इक्विलिब्रेशन में पढ़ा सेम वही कंसेप्ट अप्लाई होगा यहाँ पर। R ग्रुप यहाँ पे क्या होगा, एज ए नेगेटिव पार्ट O के साथ सिलिकॉन के साथ अटैच हो जाएगा, और ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो जो पॉजिटिव पार्ट होगा MgX वो ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। फिर फर्दर हाइड्रोलिसिस करके हम इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही सेम एल्काइल लिथियम कंपाउंड लेंगे हम, सेम ऐसे ही होगा। इसमें पॉजिटिव पार्ट क्या है, लिथियम है, तो ऑक्सीजन के साथ लिथियम अटैच होगा, और R ग्रुप सिलिकॉन के साथ, और फिर हाइड्रोलिसिस करके अल्कोहल में कन्वर्ट करेंगे। अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो उसमें जो है अल्कोहल बनने की बजाय उसमें हम ऑर्गेनोसिलेन मिलता है। ठीक है, ऑर्गेनोसिलेन क्या होते हैं आपको पता है, ऑर्गेनिक ग्रुप लगा है ऑर्गेनो, और SiH4 का डेरिवेटिव हो गया, सिलेन का डेरिवेटिव है, तो सिलेन डाई ऑर्गेनोसिलेन बन गया ये। ठीक है, इस तरह से साथ में लिथियम एंड एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बन जाएगा। अब नेक्स्ट है इनके यूजेस में कुछ भी नया नहीं है, आपने जो प्रॉपर्टीज स्टडी करी हैं आप इनसे इनके सारे यूजेस लिख सकते हैं। आपको कम से कम भी 5 to 6 यूजेस पता होने चाहिए इनके। कैसे प्रॉपर्टीज से लिख सकते हैं, जैसे प्रॉपर्टीज़ में मैंने थर्मली स्टेबल होते हैं, तो हम इनको एज ए ऑयल्स भी यूज़ कर सकते हैं, एट हाई टेम्परेचर्स भी यूज़ कर सकते हैं एज लुब्रिकेंट्स। ठीक है, अब इनका क्योंकि ग्लास ट्रांजिशन टेम्परेचर कम होता है, मीन्स ये काफ़ी लो टेम्परेचर तक भी क्या है रिजिड नहीं होंगे, लिक्विड होंगे, तो ये एज ए ऑयल लो टेम्परेचर पे भी यूज़ हो सकते हैं, लाइक ग्रीसेस, वर्निशेस। ठीक है, इसके अलावा जैसे और मैंने बताया इसमें इंसुलेटर बताया, एज ए इंसुलेटर यूज़ होते हैं, ये इंसुलेटिंग जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में यूज़ होते हैं। वाटर रिपेलेंट होते हैं, क्योंकि वाटर रिपेलेंट होने की वजह से इनको हम वाटर प्रूफिंग में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनकी टॉक्सिसिटी जो है काफ़ी लो होती है, नॉन टॉक्सिक होते हैं ये, इस वजह से इनको हम मेडिसिनल एंड कॉस्मेटिक थिंग्स में भी यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सिलिकॉन फ्लूइड्स और ऑयल्स। ऑल सिलिकॉन पॉलीमर्स में अप्रोक्सीमेट 60% जो है सिलिकॉन फ्लूइड्स या ऑयल्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि शॉर्ट चेन पॉलीमर्स जो होते हैं, शॉर्ट चेन पॉलीमर्स, उनको हम बोलते हैं सिलिकॉन फ्लूइड्स। इसमें अप्रोक्सीमेट हो सकती हैं 50 to 200 यूनिट्स हो सकती हैं। ठीक है, अब शॉर्ट चेन होंगे तो क्या होंगे, मोलिकुलर वेट भी लो होगा, लो मोलिकुलर वेट। इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, प्रिपरेशन साइक्लो टेट्रामर ले सकते हैं, साइक्लोसिलोक्सेन, इस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब इसकी रिएक्शन करवाएंगे हम विद हेक्सामिथाइल डाइसिलोक्सेन। हेक्सामिथाइल हो गई, सिलोक्सेन क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है 2 सिलिकॉन्स के बीच में, ऑक्सो डेरिवेटिव है। अब फर्दर इसमें अगर हम H2SO4 के साथ इस मिक्सचर को ट्रीट करते हैं तो ये जो है कन्वर्ट हो जाता है सिलिकॉन फ्लूइड या ऑयल में। किस तरह से, देखो सिलिकॉन, अब H2SO4 का क्या फंक्शन होता है यहाँ पे, ये सिलोक्सेन बॉन्ड को ब्रेक करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल यूनिट होगा वो प्रोवाइड करता है साइक्लिक फॉर्म, और ये जो हेक्सामिथाइल डाइसिलोक्सेन है ये यहाँ पर चेन स्टॉपिंग यूनिट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, किस तरह से, देखो
ये है हमारे पास सिलिकॉन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, बना दिया मैंने, मिथाइल, मिथाइल। ये है हमारी रिपीटिंग यूनिट। अगर हम यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो ये 4 नहीं 3, तो यहाँ पे ये होंगे 12 मॉलिक्यूल्स। ये सिलिकॉन किसका है? चेन स्टॉपिंग यूनिट का। तो ये सपोज यहाँ से ब्रेक हो गया, यहाँ से ब्रेक हुआ, तो ये जो है ये यूनिट यहाँ पर अटैच हो गई है, ठीक है। और बाकी ये रिमेनिंग हाफ यूनिट है, ये यहाँ पर अटैच हो गई है। अब चेन स्टॉपिंग यूनिट का काम इसने कैसे किया है? मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब तक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है चेन ग्रो करती है। अब कोई भी किसी भी जगह पे OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, मीन्स ये पॉलीमर जो है कंप्लीट हो गया, ब्लॉक हो गया है, ये आगे ग्रो नहीं कर सकता है। तो इसको हम बोलेंगे सिलिकॉन फ्लूइड और ऑयल, ठीक है। अब नेक्स्ट इनके यूजेस, क्या यूजेस होते हैं? इनके सबके यूजेस मोस्टली सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है यूजेस। तो ऑयल्स हैं, सीधी सी बात है, तो एज ए लुब्रिकेंट यूज़ हो सकते हैं। अब एज ए लुब्रिकेंट कौन से टेम्परेचर पे यूज़ हो सकते हैं? लो टेम्परेचर पे भी यूज़ हो सकते हैं और हाई टेम्परेचर पे भी यूज़ हो सकते हैं। सेकेंडली इंसुलेटिंग मटेरियल, एज इंसुलेटिंग मटेरियल भी यूज़ हो सकते हैं फॉर कैपेसिटर्स, ट्रांसफॉर्मर, लिक्विड फ्लूइड्स, हाइड्रोलिक फ्लूइड्स, ठीक है। इसके साथ ही ये एज ए हीट ट्रांसफर मीडिया का भी काम कर सकते हैं इन हीटिंग बेल्ट्स में। इनकी सरफेस टेंशन जो है काफ़ी लो होती है, इसलिए एज ए एंटीफोमिक एजेंट भी यूज़ हो सकते हैं। तो ये यूजेस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं, सारे वही यूजेस जो है रिपीट होंगे। वाटर रिपेलेंट होते हैं, तो ये मैन्चुरियन बिल्डिंग्स में, ग्लासवेयर, फैब्रिक्स में भी यूज़ होते हैं। तो इसके बाद है नेक्स्ट सिलिकॉन इलास्टोमर्स। ये क्या होते हैं? लॉन्ग चेन पॉलीसिलोक्सेन्स। कैसे होंगे? लीनियर, ठीक है, लीनियर पॉलीसिलोक्सेन्स। ये भी क्या थे? लीनियर थे। अब लॉन्ग चेन पॉलीसिलोक्सेन है तो मोलिकुलर वेट क्या होगा? हाई होगा, हाई मोलिकुलर वेट। और जितने भी सिलिकॉन पॉलीमर्स हैं उनमें से 30% जो हैं वो सिलिकॉन इलास्टोमर्स होते हैं। अब इनमें एक और डिफरेंट थिंग होती है सिलिकॉन फ्लूइड से, इनमें एक फिलर यूज़ होता है, इनऑर्गेनिक फिलर used, inorganic filler is used in their preparation, ठीक है। इनऑर्गेनिक फिलर मेनली क्या होता है? ये फाइनली डिवाइडेड सिलिका हो सकता है, फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड सिलिका SiO2, या फिर ग्रेफाइट भी हो सकता है, और ग्रेफाइट। अब इस इनऑर्गेनिक फिलर का क्या फंक्शन होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसका फंक्शन होता है कि ये जो पॉलीमराइजेशन होगा इसको रीएनफोर्स करे, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस में हेल्प करेगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनमें भी काफ़ी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। टेंसाइल स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करता है, टियर स्ट्रेंथ है, हार्डनेस है, इन सब को अफेक्ट करेगा। और इनके जो रीइंफोर्सिंग इफ़ेक्ट होगा ये इनके साइज़, स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करेगा, सरफेस प्रॉपर्टीज़ पे भी, सिलोक्सेन्स के भी और फिलर के भी। और ये फिलर जो होते हैं ये केमिकली इनर्ट होते हैं, थर्मली भी इनर्ट होते हैं, हीट का इनके ऊपर कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है, सिलिकॉन इलास्टोमर्स, इनको हम रबर्स भी बोल सकते हैं। रबर्स क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने जो सिलिकॉन इलास्टोमर बनाए हैं इनको फर्दर वल्केनाइजेशन प्रोसेस से हम इनको रबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कौन से प्रोसेस से? वल्केनाइजेशन और क्योरिंग क्या होता है? इस प्रोसेस में बॉन्ड जो हैं वो फॉर्म होते हैं बिटवीन डिफरेंट चेन्स बाय क्रॉस लिंकिंग रिएक्शंस। मीन्स आपके पास लीनियर चेन्स होंगी पॉलीसिलोक्सेन्स की, और उन चेन्स, वो चेन आपस में कनेक्ट हो जाएंगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे वल्केनाइजेशन। वल्केनाइजेशन या क्योरिंग प्रोसेस से हम इलास्टोमर्स को रबर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसे हो सकता है? इसी का एक मेथड है बाय ऑक्सीडाइजिंग पॉलीसिलोक्सेन चेन विद स्मॉल अमाउंट ऑफ बेंजोइल पेरोक्साइड। बेंजोइल पेरोक्साइड क्या होता है? ये होता है PHC डबल बॉन्ड O
OOCH, ठीक है। अब इसमें ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक होगा और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इस ऑक्सीजन के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके पास। मीन्स क्या बन रहा है, इससे फ्री रेडिकल बन रहा है, PHCOO फ्री रेडिकल। 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे हम इसके, ठीक है। अब क्या है पॉलीसिलोक्सेन चेन। अगर मैं CH3 को इस तरह से लिख दूँ, मिथाइल ग्रुप को, ऐसे एक ही लिखने की ज़रूरत है, दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये क्या है, ये सिंपली मैंने इसको ओपन करके लिख दिया है, CH3 मिथाइल ऑक्सीजन, इस तरह से चेन जो है ग्रो कर रही है, ये हमारा पॉलीमर है, ठीक है। 2 चेन ले रहे हैं हम, तो इसमें हमने 2 फ्री रेडिकल भी लिए हैं, PHCOO फ्री रेडिकल। अब ये क्या है, ये इस मिथाइल ग्रुप पे अटैक करेगा, ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा। मैं ये वाला बॉन्ड दिखा देती हूँ, ऊपर स्पेस कम है, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है हाइड्रोजन के पास जाएगा, मीन्स हाइड्रोजन फ्री रेडिकल बन जाएगा, और सेकंड इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के साथ जाएगा, कार्बन के पास, ठीक है। तो ये इस तरह से, ये हाइड्रोजन जो है ये एक मॉलिक्यूल के दिखा रही हूँ मैं आपके, ऐसे सेकंड चेन जो होगी वो उसके भी उसका भी जो है सेम ऐसे ही प्रोसीड होगा। तो ये जो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, COOH ग्रुप, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया PHCOOH, और साथ में ये जो हमारी चेन है सिलोक्सेन प्लस CH3O, ये प्रोसीड करे इस तरह से, यहाँ पर CH2 फ्री रेडिकल बन गया, ठीक है, फ्री रेडिकल बन गया। ऐसे ही सेकंड चेन है हमारी, ये एक चेन मैंने यहाँ ड्रॉ कर दी, सेकंड चेन जो है वो मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। सॉरी, ये एक CH3 है, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया है एक चेन को, ठीक है। तो ये फ्री रेडिकल क्या होगा, बॉन्ड बना लेगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाएगा। तो इस तरह से इसमें क्या हो जाएगी, क्रॉस लिंकिंग हो जाएगी, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरह से बॉन्ड दिखा सकती हूँ। तो क्या हुआ, ये एक डिफरेंट चेन थी, ये एक डिफरेंट चेन थी, इन दोनों में क्या हो गया, बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं वल्केनाइजेशन प्रोसेस। सिंपली अगर आपके पॉलीमर में एसिटोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है तो उसको रूम टेम्परेचर पे अगर हम मॉइस्चर में एक्सपोज कर देते हैं तो भी उसमें क्या है, वल्केनाइजेशन प्रोसेस हो जाता है। अब अगर हम इनकी इलास्टिसिटी की बात करें, सिलिकॉन इलास्टोमर्स की, रबर्स की, तो इनकी इलास्टिसिटी की रेंज होती है -100 डिग्री सेल्सियस टू +250 डिग्री सेल्सियस। काफ़ी वाइड रेंज है, ठीक है। मीन्स ये हाईली यूज़फुल होते हैं क्योंकि इनकी इलास्टिसिटी की काफ़ी वाइड रेंज है। इनको हमने फर्दर जो है इन रबर्स को, इलास्टोमर्स को 3 टाइप में डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से, फर्स्ट है RTV, ठीक है, क्या होता है ये, रूम टेम्परेचर वल्केनाइजिंग इलास्टोमर्स, ठीक है। सेकंड है LR लिक्विड रबर, एंड थर्ड है ये RTV था, HTV रूम टेम्परेचर, H से हाई टेम्परेचर वल्केनाइजिंग इलास्टोमर। फिर इनके यूजेस देख सकते हैं। देखो मैंने पहले बताया था सेम ही यूजेस हैं लगभग। इनके जो है सिलिकॉन इलास्टोमर्स की एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं, देज आर गुड एडहेसिव। तो कोटिंग के लिए भी यूज़ होते हैं, कार्स में, बिल्डिंग्स में, इंडस्ट्रियल प्लांट्स में, हाउस होल्ड आइटम्स में, ठीक है। इसके अलावा ये एज ए सीलेंट भी यूज़ होते हैं सीलिंग में, या फिर एनकैप्सुलेटिंग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिकल कंपोनेंट्स, प्लग्स में, रबड़ में, रैम वगैरह जो बनती हैं, स्क्रीन प्रिंटिंग में, इनमें यूज़ होता है इनका काफ़ी। लिक्विड रबर्स की अगर हम बात करें तो ये जो है स्पेशली जो थोड़े चीप प्रोडक्शन, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स बनते हैं जो हाई नंबर में बनाते हैं, उनमें इनका यूज़ होता है, जो कि इजीली और जल्दी भी बनाने हो, क्विक, ऑटोमेटेड एंड
चीप प्रोडक्शन ऑफ स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। इसके अलावा ये भी प्लग्स में, कॉन्टैक्ट मैट्स में, मेम्ब्रेन्स में, निपल्स में, डायफ्राम्स में, इनको बनाने में भी इनका यूज़ होता है। इसके अलावा ये कैलकुलेटर्स, रिमोट कंट्रोल्स, इनमें भी यूज़ होते हैं। और हाई टेम्परेचर वल्केनाइजिंग इलास्टोमर्स की बात करें हम सिलिकॉन रबर्स के, तो ये भी जो है काफ़ी कीबोर्ड्स वगैरह में, सॉकेट कनेक्टर्स में, प्लग, रोलर्स, ऑक्सीजन मास्क, गास्केट्स, बेल्टिंग, इन सब चीज़ों में, और इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन एज ए इंसुलेटर भी यूज़ होते हैं। मीन्स इनके सब के यूजेस जो हैं ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, जैसे इसमें एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ आई हैं। तो इसमें नेक्स्ट है सिलिकॉन रेजिन। सिलिकॉन रेजिन्स क्या होते हैं, जैसे हमने स्टडी किया सिलिकॉन फ्लूइड्स या ऑयल्स क्या होते हैं, जिनमें जो शॉर्ट चेन सिलोक्सेन्स होते हैं, ठीक है, लो मोलिकुलर वेट होता है। एंड सिलिकॉन इलास्टोमर्स होते हैं जो लॉन्ग चेन लीनियर पॉलीसिलोक्सेन्स होते हैं, हाई मोलिकुलर वेट होता है, और 30% पॉलीमर सिलोक्सेन्स। अब सिलिकॉन रेजिन जो है ये 10% होते हैं टोटल सिलिकॉन पॉलीमर्स के, ठीक है। और ये क्या होते हैं, दीज आर ब्रांच्ड चेन सिलोक्सेन्स का सोलवेंट सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, सोलवेंट सॉल्यूशन ऑफ ब्रांच्ड चेन सिलोक्सेन्स। और इन ब्रांच चेन सिलोक्सेन्स में एक रेजिडुअल हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी होता है, कंटेनिंग रेजिडुअल हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। इन सॉल्यूशंस को हम एज ए पेंट यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल वार्निशेस में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये जो सॉल्वेंट होता है, सॉल्वेंट सॉल्यूशन है, तो इस सॉल्वेंट को बाद में जो है इवेपोरेट किया जाता है और रेजिन को हीट करके कंडेंसेशन जो है इस रेजिडुअल ग्रुप की कंडेंसेशन कर दी जाती है, जिससे एक क्योर्ड रेजिनस फिल्म मिलती है, ठीक है। इनको हम प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं, फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड क्लोरोसिलिन लेना होता है हमें इसमें, जैसे हमने ले लिया फिनाइल ट्राइक्लोरोसिलिन, ठीक है। एंड सेकेंड क्लोरोसिलिन लिया हमने फिनाइल मिथाइल फिनाइल सिलिकॉन डाइक्लोरोसिलिन। इसको हम डिज़ोल्व कर देंगे टोल्यूइन में एंड देन हाइड्रोलाइज करेंगे। हाइड्रोलाइज करेंगे तो हमें जो चेन मिलेगी वो होगी SiO, 4 यूनिट्स होंगे ये, OH 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर फिनाइल 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 फिनाइल, हाइड्रोक्साइड, मिथाइल हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ठीक है। फिर फर्दर इसको 200 डिग्री सेल्सियस पे कैटालाइज करा जाएगा, कैटालिस्ट डाला जाएगा और हमें मिल जाएगा क्रॉस लिंक्ड रेजिन प्लस n नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है, एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ इसको। इसमें हमें फिनाइल सब्स्टिट्यूटेड ट्राइक्लोरोसिलिन लेना होता है और साथ में एक डाइक्लोरोसिलिन, ठीक है। इसको हम डिज़ोल्व करेंगे किसमें, टोल्यूइन में, और देन हाइड्रोलाइज करेंगे विद वाटर। जब पार्शली पॉलीमराइजेशन हो जाएगी, पार्शली पॉलीमराइज्ड हमें प्रोडक्ट मिलेगा, उसको हमें वॉश करना होता है। वॉश क्यों करते हैं, क्योंकि जो HCl की फॉर्मेशन होगी इस रिएक्शन में उसको रिमूव करने के लिए हम इसको वॉश करेंगे और फिर इसको शेप दी जाती है, मोल्ड किया जाता है, ठीक है, पार्शली पॉलीमराइज्ड प्रोडक्ट को। फाइनली फिर जो प्रोडक्ट मिलेगा हमें इसमें, उसको हम क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट के साथ रिएक्ट करवाएंगे, हीट करेंगे। यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट जो है वो एज ए कैटलिस्ट का काम कर रहा है, क्वाटरनरी अमोनियम सोल्ट एज ए कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है, ठीक है। कैटलिस्ट क्या करेगा, ये कंडेंस करेगा, अगर कोई OH ग्रुप रह गया है स्ट्रक्चर में तो उसको कंडेंस कर देगा, देन फाइनल प्रोडक्ट हमें जो मिलेगा वो मिल जाएगा क्रॉस लिंक्ड रेजिन, ठीक है। तो ये था
सिलिकॉन रेजिन्स। अब इसके यूजेज सेम वही एज इंसुलेशन भी यूज़ होते हैं ये मशीनरी में, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में, और इसके अलावा इनको हम मिक्स कर सकते हैं ग्लास फाइबर्स में फॉर इंक्रीजिंग द एडिशनल स्ट्रेंथ। एज ए लैमिनेट्स भी यूज़ होते हैं फॉर प्रिंटेड सर्किट्स, बोर्ड्स, ठीक है, और एनकैप्सुलेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, जैसे रजिस्टर्स हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट्स की एनकैप्सुलेशन होती हैं। और इसके अलावा इनकी नॉन स्टिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये कुकिंग वेयर्स में एंड कार टायर मोल्ड्स में भी यूज़ होते हैं। इसके बाद है लास्ट टॉपिक ऑफ सिलिकॉन्स। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक नहीं, इसमें सिलिकॉन्स एंड फॉस्फाजिन्स 2 टॉपिक्स हैं, 2 इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, इनमें से सिलिकॉन्स का लास्ट टॉपिक ये है पॉलीसिलोक्सेन कोपॉलीमर्स। देखो कोपॉलीमर का सिंपली मीनिंग होता है कि एक टाइप के नहीं हो, डिफरेंट हो, ठीक है, मोर देन वन टाइप के प्रेजेंट हो। तो ये फर्दर जो है इसमें पॉलीसिलोक्सेन कोपॉलीमर्स का मतलब है कि इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स तो ये हैं, इनको ऑर्गेनिक पॉलीमर्स के साथ मिक्स करके नया पॉलीमर बना जाए, उसको हम बोलेंगे पॉलीसिलोक्सेन कोपॉलीमर। जो हमें जो भी प्रॉपर्टीज डिजायर्ड हों उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो ये जो है 2 टाइप के हो सकते हैं, ब्लॉक कोपॉलीमर एंड ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स। तो बहुत सिंपल है। ब्लॉक कोपॉलीमर मीन्स देखो आपके पास ये एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर सपोज सिलोक्सेन ही है, ठीक है, इसको मैं ब्लैक पेन से बना देती हूँ पूरा। ये फिर से हमारा इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है। इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बीच में अगर ऑर्गेनिक पॉलीमर का ब्लॉक होगा, ऑर्गेनिक पॉलीमर इस तरह से, ठीक है, फिर यहाँ पे ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो इस तरह की ब्लॉकिंग को मीन्स इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बीच में पूरा ब्लॉक प्रेजेंट है ऑर्गेनिक पॉलीमर का, इसको हम बोलते हैं ब्लॉक कोपॉलीमर्स। और ग्राफ्ट कोपॉलीमर्स में क्या होगा, इसमें जो मेन चेन होगी वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर की ही होगी, ठीक है, जैसे ये है इनऑर्गेनिक पॉलीमर। और जो ऑर्गेनिक पॉलीमर होगा वो एज ए साइड चेन या सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होगा, जैसे ये हो गया। इस तरह से ऑर्गेनिक पॉलीमर, ठीक है, समझ में आया। इसमें पूरा ब्लॉक प्रेजेंट होगा इनऑर्गेनिक पॉलीमर के बीच में। इनऑर्गेनिक पॉलीमर जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं सिलोक्सेन, और ऑर्गेनिक पॉलीमर की भी आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, पीवीसी ले सकते हो, ठीक है, इस तरह से भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो विद एग्जांपल। और यहाँ पर क्या है, इनऑर्गेनिक पॉलीमर है, और ये ऑर्गेनिक पॉलीमर जो है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एज ए ब्रांचिंग प्रेजेंट है, बट मेन जो रूट है, मेन चेन है, वो इनऑर्गेनिक पॉलीमर की है, ठीक है। तो इसके साथ ही सिलिकॉन जो है वो कंप्लीट होता है। पॉलीफॉस्फोजिन्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।